हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट 9 जनवरी 2023 का बाल विकास का प्रीवियस पेपर हल करेंगे और उसके सभी विकल्पों को व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से या फिर सामाजिक नीतियों से। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए केवल ए सही है या ए और बी दोनों सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं या फिर ए बी सी डी चारों सही हैं। तो दोस्तों, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखिए एक बार कौन कौन से हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं अधिगम, उम्र, प्रजाति, लिंग, पोषण, संस्कृति, बीमारी, वंशानुक्रम, वातावरण, समाज। तो दोस्तों देखो, यहाँ अनुवांशिकता से मतलब है वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो हमें पीढ़ियों से मिलता आ रहा है, तो उसको बोलते हैं अनुवांशिकता। तो जो बाल विकास है वो किस किस से प्रभावित होता है? अनुवांशिकता से भी, शिक्षा से भी, संस्कृति से भी और सामाजिक नीतियों से भी। यानी हमारा ए बी सी डी वाला ऑप्शन ही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। और सभी इससे अलग जो है दोस्तों, बाल विकास के को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों का विकास किस क्रम से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो दोस्तों, केवल विद्यालयीकरण में ही विकास होता है ऐसा नहीं है। ठीक है, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से विकास होता है। एक समान दर का मतलब है एक समान विकास होता है, समान रूप से सब में विकास होता है, ऐसा भी नहीं है। सभी बच्चों में अलग अलग होता है विकास, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर विकास होता है। अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, विकास का क्रम होता है। देखो, विकास जो है ना गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, ध्यान रखना। गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक जो है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया किस तरह चलती है? निरंतर चलती है, निरंतर है और व्यापक है। ठीक है, तो विकास व्यवस्थित रूप से होता है, विकास का एक क्रमबद्ध तरीका है होने का। ठीक है, विकास व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। कहने का मतलब है व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर सब में अलग अलग रूप में होता है, लेकिन होता सब में है और सब में व्यवस्थित रूप से होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले मस्तिष्क का या सिर का विकास होता है, तो सभी बच्चों में सिर का विकास होता है, ये है व्यवस्थित क्रम। फिर धीरे धीरे अन्य अंगों का विकास होता है, ये होता है विकास का व्यवस्थित रूप से होना। लेकिन स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होना है। अब जो सर का विकास हुआ, जो उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, अब उस मस्तिष्क में बुद्धि का लेवल तो बच्चे की व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे में समान बुद्धि होगी। ठीक है, कुछ बच्चों में ज़्यादा होगी, कुछ में कम होगी, कोई बच्चा लंबा होगा, कोई छोटा होगा। तो ये होता है स्वाभाविक रूप से विकास व्यक्तिक होता है। विकास व्यवस्थित रूप में होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक या संस्था है और द्वितीय कारक या संस्था है। बताइए कौन सा कारक है? परिवार या विद्यालय, अभिभावकों का कार्यस्थल, संचार माध्यम परिवार, कानून, धार्मिक संगठन।
थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हुई थी। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी नियमों को स्कीमा के रूप में जाना जाता है। स्कीमा जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे ने कहा था बच्चे अपनी अलग अलग जानकारी को अपने माइंड के अलग अलग खानों में रखते हैं। ठीक है, वे एक तरह से व्यवस्थित रूप से अपने माइंड को बना लेते हैं कि वे अलग अलग जानकारी को अलग अलग हिस्से में रखते हैं। इसको स्कीमा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता है। सामाजिक अनुवांशिक कारक, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक कारक, भावात्मक प्राकृतिक कारक, शारीरिक संवेगात्मक कारक। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए लेव वाइगोस्की समाज से संबंधित कोई भी ऑप्शन हो, समाज से, खासतौर से समाज से, संस्कृति से, तो ये किसके होते हैं? ये लेव वाइगोस्की के होते हैं ना। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ये तीनों सिद्धांत किसने दिए हैं? ये तीनों सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिए हैं। तो यहाँ सामाजिक तो ठीक है ना, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को आकार देता है, लेकिन ये क्रमबद्ध नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो अनुवांशिक कारक भी नहीं है, लेकिन सामाजिक है, लेकिन ये यहाँ पर सेट नहीं बैठ रहा, तो हमारा ये ऑप्शन इसलिए कट जाता है। भावात्मक का कोई रोल नहीं है, प्राकृतिक कारक का कोई रोल नहीं है जिन लेव वाइगोस्की के अनुसार, और शारीरिक संवेगों का भी कोई आधार नहीं है लेव वाइगोस्की के अनुसार। लेव वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संज्ञानात्मक और सामाजिक संस्कृति, ये 3 कारक हैं। अब लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत बच्चे के तर्क और संचार जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में संस्कृति की भूमिका पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया की किसकी भूमिका पर बल दिया? संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया की किसकी भूमिका पर बल दिया? भाषा, संज्ञानात्मक दबन, सहज क्रियाएं या फिर स्कीमा? तो दोस्तों लेव वाइगोस्की ने भाषा और विचार पर भी अपने तर्क दिए थे, ध्यान रखना, भाषा और विचार, भाषा और विचार पर भी लेव वाइगोस्की ने अपने तर्क दिए थे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, भाषा। लेव वाइगोस्की ने जोर दिया था कि भाषण का अधिग्रहण संज्ञानात्मक विकास के में प्रमुख भूमिका निभाता है, या भाषा प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, भाषा का अधिग्रहण संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखना दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। तो लेव वाइगोस्की भी इसके साथ थे, या जेरोम ब्रूनर, या फिर जीन पियाजे, बीएफ स्किनर? तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ जीन पियाजे हमारा राइट आंसर होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो दिया ही दिया था, साथ में जीन पियाजे का भी अपना एक नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की खोज की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया। ठीक है, यह बच्चे के बौद्धिक विकास पर आधारित है। किसके? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है यह बच्चे के बौद्धिक विकास पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, एक अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि के बारे में प्राकृतिक होना चाहिए। दोस्तों ये है किस प्रकृति का होना चाहिए। ठीक है,
दृढ़ या जड़, गैर लचीला, लचीला या फिर अनजान। तो दोस्तों देखो, अनजान बेकार शब्द है, गैर लचीला भी गलत है, और दृढ़ मतलब जिद्दी नहीं, ये भी गलत है। तो एक अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि के बारे में किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए उसमें। ठीक है, शिक्षकों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे अपने छात्रों के लिए बदलाव को सफलतापूर्वक कैसे नेविगेट करें। ठीक है दोस्तों, लचीला होने की क्षमता महत्वपूर्ण है शिक्षक में, जो कि कठोरता तनाव पैदा करती है। कठोरता क्या पैदा करती है? कठोरता तनाव पैदा करती है और संभावित रूप से आपके स्वास्थ्य, काम के प्रति आपके जुनून और सहकर्मियों के साथ आपके संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। ठीक है, इसलिए अध्यापक को लचीला होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि लाब्धि परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता के कारण, प्रत्यक्ष रूप के पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय पराक्कलन। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्ष रूप के पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है। क्वेश्चन नंबर 11, अभिकथन है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। दोस्तों आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ना ही ए और आर दोनों सही हैं, ध्यान रखना। ए और आर दोनों सही हैं। ए तो सही है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्नों का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन अधिगम तब प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखें, ये नेगेटिव है। यहाँ भी यही कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, तो ये पहले ही कट जाता है। ए सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। शिक्षक की अपेक्षाएं छात्रों के विकास की क्षमता के बारे में विश्वास छात्रों के कार्यों एवं समझ को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 12, जेंडर रिक्त स्थान निर्मित है जबकि लिंग रिक्त स्थान निर्मित है। सामाजिक और जैविक, सामाजिक नैतिक, नैतिक सामाजिक, जैविक सामाजिक। दोस्तों जेंडर किसके द्वारा निर्मित है? ध्यान रखना, जेंडर का मतलब होता है जो लिंग के प्रति भेदभाव है वो किसके द्वारा निर्मित है? वो है समाज के प्रति, सामाजिक। ठीक है, समाज के द्वारा निर्मित है। जेंडर जो बनाया हुआ है, लिंग में जो भेदभाव किया हुआ है वो समाज ने किया हुआ है, तो यहाँ आएगा सामाजिक। जबकि लिंग निर्मित है जैविक। देखो लिंग का जो निर्माण करता है वो नैतिकता नहीं करती दोस्तों, लिंग का निर्माण कौन करता है? जैविक। ये स्वाभाविक है, ठीक है, ये वसानुक्रम के द्वारा होता है और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है लिंग का निर्माण, कि लड़का होगा लड़की होगी। ये लिंग कौन निर्मित करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी? ये जैविक है। ठीक है, लेकिन जेंडर जो है, जेंडर शब्द जो है, जो भेदभाव है वो किसके द्वारा निर्मित है? वो समाज के द्वारा निर्मित है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है। दोस्तों जेंडर महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों की उन विशेषताओं से संदर्भित को करता है जो सामाजिक रूप से निर्मित है, जो समाज के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, जैविक विशेषताओं के सेट परस्पर अनन्य नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, उनका दमन कर देना चाहिए। दोस्तों पहले ये समझने की कोशिश कीजिए ये व्यक्तित्व भिन्नता होती क्या है। तो व्यक्तित्व भिन्नता होती है दोस्तों, दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें शारीरिक, मानसिक या फिर संवेगात्मक,
संवेगात्मक, किसी अन्य प्रकार से अंतर जरूर पाए जाते हैं, यही व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। दोस्तों अगर कोई दो व्यक्ति जुड़वा भी है ना, वे एक जैसी शक्ल के हैं, एक जैसे रंग रूप के हैं, लंबाई में चौड़ाई में, तो भी वे किसी ना मानसिक या संवेगात्मक रूप से अलग अलग होंगे। कोई भी दुनिया के दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वे जुड़वा ही क्यों ना हो। वे किसी ना किसी रूप से एक दूसरे में अलग होंगे, बुद्धि में, मानसिक क्षमता में, संवेगात्मक रूप से किसी ना किसी रूप से अलग होंगे। ठीक है, तो एक शिक्षक को उसके लिए क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए या उनको अनदेखा करना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए या फिर उसका दमन कर देना चाहिए? दोस्तों ध्यान रखना यहाँ सबसे पहली बात, व्यक्तित्व विभिन्नता ये सब में है और ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब है ये सब में होती है। व्यक्तित्व विभिन्नता सब में होती है, इसलिए इसको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, इसको मिटा दे नहीं देना चाहिए। क्या कहा? उनको मिटा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको मिटाने का तो कोई मतलब ही नहीं है और वो मिट भी नहीं सकती है। वो व्यक्ति का व्यवहार है, उसका गुण है, ठीक है, ये जन्मजात है, ये कभी भी मिट नहीं सकती। ना ही उसका शिक्षक को दमन करना चाहिए। दमन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई बच्चा बुद्धि में तेज है, एक बच्चा बुद्धि में कमजोर है, ठीक है, तो ये दोनों अलग हो गए ना एक दूसरे से, किसी ना किसी रूप से अलग हुए, ये शिकल में, रंग रूप में या किसी भी रूप में अलग हुए, लेकिन यहाँ बुद्धि के रूप में अलग हैं। तो एक बच्चा जल्दी सीखता है, एक बच्चा थोड़ा देर से सीखता है। तो शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है तो इसी पे ध्यान दे, बाकी उस बच्चे को पर ध्यान ना दे, ठीक है, क्योंकि ये बच्चा तो सीखता ही नहीं है, या उसके प्रति शिक्षक में नेगेटिव थॉट ना आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस शिक्षक को समझना चाहिए ये उसका एक गुण है, ठीक है, ये उसकी एक विशेषता है। वो बच्चा आज नहीं सीख रहा, कल सीखेगा, कल नहीं सीख रहा, परसों सीखेगा, ठीक है, लेकिन सीखेगा जरूर। यही उसकी व्यक्तित्व विभिन्नता है। ना तो उसको अनदेखा करना चाहिए, ना ही उसको मिटाना चाहिए, ना ही उसका दमन करना चाहिए। अध्यापक को बच्चों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन जो है व्यक्तित्व विभिन्नता के जनक माने जाते हैं, ध्यान रखना। फ्रांसिस गाल्टन व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन के जनक माने जाते हैं। जनक माने जाते हैं। दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व भिन्नता के 4 प्रकार माने हैं। वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं? मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक का मतलब होता है भाव से, कोई अपने भाव से, किसी में प्रेम की भावना ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में क्रोध ज़्यादा है, किसी में घृणा कम है, इस तरह से संवेग के आधार पर अंतर जिसमें हो तो वे संवेगात्मक विभिन्नता कहलाती है। दोस्त लास्ट की है व्यक्तिगत आधारित विभिन्नता। दोस्तों व्यक्तिगत आधारित विभिन्नता। तो शिक्षक को इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना चाहिए और इसके लिए संवेदनशील भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा किसी अधिगम को ग्रहण करने में कठिनाई महसूस कर रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है तो उसको जो है अनदेखा कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड या मान देना। दोस्तों आकलन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन।
तो दोस्तों विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आकलन कभी भी विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता। हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना ये हो सकता है, लेकिन अभी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। संभव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, ऐसा भी नहीं है। आकलन का मुख्य उद्देश्य सफल और असफल विद्यार्थियों की पहचान करना नहीं होता, और ना ही उनको ग्रेड मान देना, ग्रेड मान या नंबर अंक देना, ये आकलन का उद्देश्य नहीं होता। दोस्तों आकलन का उद्देश्य होता है विद्यार्थी के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। विद्यार्थी किस तरह से सीख रहा है, किस तरह से कठिनाई महसूस कर रहा है, ये सब जानना आकलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है? प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को सहित करना, प्रोत्साहित करना होगा दोस्तों, ये ना, अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना। दोस्तों ये है निरुत्साहित करना, ठीक है ना, निरुत्साहित करना। अगर विद्यार्थी परस्पर अंतःक्रिया कर रहे हैं तो उसके लिए उनको टोकना, उनको सजा देना, उनको निरुत्साहित करना कि आप अंतःक्रिया नहीं करेंगे, नहीं दोस्तों, अंतःक्रिया करना एक बहुत ही अच्छा है। और बच्चे जब स्वयं से या समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करते हैं ना, तो अंतःक्रिया करके बहुत अच्छी तरह ज्ञान को सीखते हैं या किसी भी अधिगम को ग्रहण करते हैं। ठीक है, भाषा का विकास तो बच्चों में सबसे ज़्यादा अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो गलत हो जाता है, इसको निरुत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। दोस्तों बंद अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं आपको पता है? बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं अभिसारी प्रश्न, ठीक है, जिनका उत्तर जो है निश्चित होता है, जो रटे रटाए उत्तर होते हैं। तो ये समालोचनात्मक चिंतन को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते। जबकि खुले अंत वाले, ठीक है, खुले अंत वाले या मुक्त उत्तर वाले या फिर अपसारी चिंतन वाले प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। दोस्तों प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, ये भी नहीं है। तुरंत उत्तर देने का मतलब है रट्टा लगाना, ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। ठीक है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को जो प्रोत्साहित करती है वो है विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। दोस्तों समालोचनात्मक सोच को एक सामाजिक सीखने की प्रक्रिया के रूप में अनुभव करने की सूचना दी जाती है, जो चर्चा के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखी जाती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। विमर्श का मतलब होता है आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा करें, अंतःक्रिया करें। यहाँ पर अंतःक्रिया का शब्द बदल दिया, बस अंतःक्रिया को अंतःक्रिया ना करके विमर्श हेतु समय, विमर्श लिख दिया है। ठीक है, यहाँ अंतःक्रिया निरुत्साहित की जा रही थी, जबकि यहाँ प्रोत्साहित की जा रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ध्यान रखना। दोस्तों ये सब पॉजिटिव है, ध्यान रखना। ये नीचे के 3 जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमेशा एक शिक्षक को बच्चों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। उनका आकलन, उनका मूल्यांकन भी उनकी व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आधार पर ही करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसके अगर कोई शिक्षक सुविधा वंचित समूह वाले व्यक्ति की विभिन्नताओं का ध्यान रखेगा, उसके प्रति संवेदनशील होगा, तो क्या वो उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है? नहीं। तो ये तो हमारा ऑप्शन कट जाता है। रचनात्मक आकलन का मतलब होता है बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बाल केंद्रित उपागम का मतलब होता है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित उपागम का मतलब होता है बच्चे के अनुसार शिक्षा को देना, बच्चे की क्षमता के अनुसार अधिगम कराना। अगर कोई सुविधा वंचित बच्चा है और कोई शिक्षक उसको उसकी क्षमता के अनुसार कार्य दे रहा है, तो वो है बाल केंद्रित उपागम। तो ये कभी भी अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं ये क्या करती हैं? ये बच्चों में जो है अवरोध उत्पन्न करती हैं। किस तरह से करती हैं दोस्तों? देखो, रूढ़िबद्धता अक्सर पूर्वाग्रहों को जन्म देती है। पूर्वाग्रह मतलब होता है जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही है ना, जो किसी व्यक्ति के बारे में राय बनाती हैं। जैसे कहती हैं कि यार ये तो पढ़ने में अच्छे बच्चे नहीं हैं, ये पढ़ ही नहीं सकते।
ठीक है, ये होती है रूढ़िवादिता सोच। अगर एक शिक्षक यही सोच उनके प्रति अपनाएगा तो ये अधिगम में अवरोध उत्पन्न करेगा और उनके समावेशन में भी अवरोध उत्पन्न करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाता है। सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं अवरोध उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, ये पठन है ना। पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? स्केच बनाना, वाचन, देखना या फिर सुनना। दोस्तों पठन मतलब होता है पढ़ना, बोलना। ठीक है, पठन मतलब क्या होता है? पढ़ना या बोलना। तो वाचन का मतलब भी क्या होता है? वाचन का मतलब भी बोलना ही होता है। ठीक है, बोलना या पढ़ना। बोलना या पढ़ने में अगर कोई बच्चा कठिनाई महसूस करता है तो उसको कौन सी चुनौती किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है या कौन सा उसका विकार है वो? ठीक है, तो वो है डिसलेक्सिया। कौन सा है दोस्तों? डिसलेक्सिया। अगर किसी बच्चे में डिसलेक्सिया है तो वो पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से चुनौती का कारण बनता है। कौन से कौशल के कारण? वाचन के कारण, क्योंकि पठन कौशल को ही वाचन कौशल कहते हैं या बोलना कौशल कहते हैं या पढ़ना कौशल कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा डिसलेक्सिया के कारण। दोस्तों डिसलेक्सिक बच्चे के लिए अधिगम को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं दें। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। दोस्तों ऐसा कैसे हो जाएगा? जो सहायक सामग्री आपको दृष्टिबाधित, जो बच्चा ठीक से देख नहीं सकता है या दृष्टिबाधित है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपको यूज करनी है, आप उसका यूज नहीं करेंगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो यहाँ यही लिखा है, इसका प्रयोग बाधित करना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए। दोस्तों देखो ध्यान रखना, कभी भी दृष्टिबाधित बच्चा हुआ या कम सुनने वाला हुआ, कम ना बोलने वाला हुआ या किसी तरह का कोई भी विकलांग बच्चा हुआ, उसमें कोई भी दोष या विकार है, तो ऐसे बच्चे को स्पेशल तौर पे नहीं देखना है शिक्षक को। ठीक है ना। इससे क्या होता है, अगर कोई बच्चे को वो स्पेशल तौर से देखेगा कि चलो बच्चों ये विकलांग है ना, इसको ऐसा कार्य नहीं देना, इसको ये नहीं करना, इसको आसान कार्य देना है, तो उसमें क्या होगी, इससे हीन भावना हो जाएगी। एक शिक्षक को सभी बच्चों को समान रूप से देखना है और उनकी व्यक्तित्व विभिन्नता को में अंतर करना है, बस। ठीक है दोस्तों, तो इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य देने चाहिए, ऐसा नहीं है क्योंकि उनका आईक्यू लेवल, वे बेशक दृष्टिबाधित हो लेकिन हो सकता है वो बुद्धि में बहुत ज़्यादा तेज हो। ठीक है, तो दोस्तों लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। देखो बच्चों, लिखित सूचनाओं को, क्योंकि यहाँ लिखित सूचना जो है बच्चा देख नहीं सकता क्योंकि वो दृष्टिबाधित है ना, या उसको आंखों से कम दिखाई देता है। तो उसको कैसे समझाए एक शिक्षक? मौखिक रूप से समझाए, मौखिक रूप से बताए, बच्चे को मौखिक रूप से संप्रेषित करे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। या दोस्तों और भी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए और भी शिक्षक के कर्तव्य हैं, जैसे जो है बच्चों को उनको ब्रेल किताबें और अध्ययन सामग्री का उपयोग करना चाहिए एक शिक्षक को उनके लिए। और जिन बच्चों को कम दिखाई देता है ऐसे बच्चों को कक्षा की पहली पंक्ति में बैठाएं, कक्षा की बिल्कुल आगे वाली पंक्ति में बैठाएं, जिससे वे ब्लैक बोर्ड को पर जो आपने जो लिखा है वो साफ साफ देख सकें। ठीक है। संलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, औसत से ऊपर बुद्धि लाभ। दोस्तों संलीनता विकास से जूझते विद्यार्थियों की अगर औसत से ऊपर बुद्धि लाब्धि होगी तो वे संलीनता से विकारी क्यों होंगे? ठीक है, औसत से ऊपर उनकी बुद्धि लाब्धि नहीं होती है, ना ही उनमें आवेगशीलता होती है, सॉरी, उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल भी नहीं होता है उनके अंदर, लेकिन अवरुद्ध संप्रेषण कौशल के माध्यम से इनकी पहचान की जा सकती है। दोस्तों जैसे संलीनता से ग्रस्त बच्चों को भाषा कौशल विकसित करने और दूसरों की कई बातों को समझने में कठिनाई होती है। ठीक है ना। दूसरों की
बातों को समझने में कठिनाई होती है। उन्हें अक्सर अशाब्दिक रूप से जो संचार करने में भी कठिनाई होती है ना, जैसे हाथ के इशारे, आंखों के संपर्क और चेहरों के भाव के माध्यम से। ठीक है, संवेदनता से पीड़ित बच्चों की संवाद यानी बोलने, करने और भाषा का उपयोग करने की क्षमता उनके बौद्धिक और सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। दोस्तों, संवेदनता से ग्रस्त वाले बच्चे, जो कुछ बच्चे जो होते हैं, वे भाषा का या भाषण का उपयोग भी करने में सक्षम नहीं होते। ठीक है ना। संप्रेषण कौशल का मतलब होता है दोस्तों अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना ताकि वो हमारी कही हुई बातों को समझ सके और उसकी कही हुई बातों को हम समझ सकें। ये होता है संप्रेषण कौशल। ठीक है, तो संवेदनता विकार से जूझते विद्यार्थी की प्रातिनिधिक पहचान जो है वो कौन सी है? अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। उसमें संप्रेषण कौशल बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों में प्रतिभाशालीता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? बुद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की क्षमता। तो दोस्तों ध्यान देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके, अगर बहुत ज़्यादा वो छोटे छोटे कार्यों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देके कर रहा है तो वो प्रतिभाशाली बच्चा फिर किस चीज़ का हुआ? ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे तो झट से काम को कर लेते हैं एकदम बिना ध्यान दिए हुए। एक ध्यान मतलब एक तरह से एक समय पर 2 कार्य भी कर सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है ना। तो ज़्यादा ध्यान कर पाके छोटे छोटे कार्यों पर भी वो बच्चे ध्यान देंगे तो वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकते। कार्यों को आसानी से छोड़ दें, अगर कोई कार्य उनको हार्ड लग रहा है या जिस समस्या को वे हल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको छोड़ दें, ऐसे ही बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। बुद्धि का निम्न स्तर, बुद्धि का निम्न स्तर मतलब है आईक्यू लेवल कम होना, बुद्धि का कम होना। जिन बच्चों की बुद्धि कम होती है वे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं? ये भी नहीं। बोधगम्यता का उच्च स्तर, ठीक है ना, उनकी समझ का, उनकी बुद्धि का उच्च स्तर, आईक्यू लेवल, हाई आईक्यू लेवल, ठीक है, ये प्रतिभाशाली बच्चों का लक्षण होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालय को किस पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्री को ज्यों का त्यों कह देना, पाठ्य पुस्तक से सीखना। दोस्तों विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? दोस्तों विद्यालयों को बल देना चाहिए कि जो सीखी हुई सामग्री है उनको बिल्कुल जू का तू कह दें और छात्र उसका रट्टा लगा के याद कर लें। बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, याद करना, रट्टा लगाना, किसी चीज़ की व्याख्या करना, ये सब जो है बहुत नेगेटिव शब्द हैं। पाठ्य पुस्तक से सीखना, केवल पाठ्य पुस्तक से ही सीखने पर विद्यालयों को बल देना चाहिए। बच्चे और आप कहीं और से कुछ मत सीखना, जो आपको पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है केवल वही सीखना है, इस पर बल देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, है ना। संदर्भ रहित अधिगम ये हो सकता है या फिर रचनात्मक अधिगम ये भी हो सकता है। दोस्तों संदर्भ रहित, संदर्भ का मतलब होता है किसी चीज़ की परिभाषा रहित अधिगम हो। ठीक है ना। रहित का मतलब होता है संदर्भ के बिना, बिना परिभाषा के अधिगम करा दो। अगर संदर्भ सहित अधिगम होता तो ये शायद हो जाता क्वेश्चन, ऑप्शन हमारा राइट, लेकिन ये है संदर्भ रहित अधिगम, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएगा। रचनात्मक आकलन, दोस्तों रचनात्मक अधिगम में शिक्षार्थी केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय ज्ञान का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका? इसमें ज्ञान का भी निर्माण करते हैं। जैसे जैसे लोग दुनिया का अनुभव करते हैं और उस अनुभव पर चिंतन करते हैं तो वे अपने स्वयं की समझ का निर्माण खुद ही कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं रचनात्मक अधिगम। तो विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेरक अधिगम परिवेश अर्जित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्वय अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्वय आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता भावना को बढ़ावा देना, मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। देखो क्वेश्चन देखो दोस्तों, मानकीकृत का मतलब है दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक में आपकी मानक बनाए गए हैं। ठीक है ना, जो पाठ्यचर्या में, पाठक में, बुक में आपकी मानक बनाए गए हैं, केवल उन्हीं का अनुसरण करना, उन्हीं की नकल करना, उन्हीं को पढ़ना, बिल्कुल नेगेटिव शब्द है। विद्यालयों में प्रतियोगिता भावना को बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। प्रतियोगिता से जो होगा प्रेरक अधिगम परिवेश अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। स्वयं अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, अगर यहाँ होता स्वयं अधिगम के लिए अवसरों को देना,
ठीक है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, तो ये हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ है अवसरों को कम कर देना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये भी कट जाता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2, स्वयं आकलन हेतु अवसर देना। स्वयं आकलन का मतलब होता है दोस्तों, बच्चा खुद कार्य करके देखेगा, खुद कार्य करके सीखेगा और स्वयं आकलन करेगा कि मुझसे क्या गलती हुई, किस कारण से हुई, क्यों हुई। ठीक है ना, ये होता है स्वयं का आकलन करना, खुद अपना आकलन करना, अपनी कमियों को जानना, अपनी अच्छाइयों को, अपने गुणों को, अपने दोषों को जानना खुद ही। ठीक है ना, शिक्षक द्वारा नहीं, बच्चा खुद ही अपना आकलन कर रहा है, खुद ही अपनी कमी और दोषों को, गुणों को जान रहा है। ठीक है, तो स्वयं आकलन हेतु अवसर देना, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शायद यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है? कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता, अपसारी चिंतन, विमर्शात्मक लेखन। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, पर कार्यात्मक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन ए, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करे और उनकी अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, और दूसरा तर्कार, यह भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और यह अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण है, तो सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों यहाँ हमारे मेरे हिसाब से दोनों ही सही कह रहा है। ठीक है ना, दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, हमें आगे ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। दोस्तों भ्रांतियां अथवा गलतफहमियां अति सहज विचार जो संदर्भित करती हैं, जो पहले से आत्मसात और बेमल ज्ञान के कारण होता है, छात्र के जीवन में गलत धारणाएं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृति पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही स्मृति को भी। न तो अधिगम को प्रभावित करती है, न ही स्मृति को। दोस्तों बिल्कुल नहीं, भावनाएं हमारी अधिगम को भी प्रभावित करती हैं और साथ ही स्मृति को भी प्रभावित करती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रशासनिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो, बहुत ही अमूर्त हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, अभिप्रेरित क्या होता है। विद्यार्थी सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं यदि, तो अभिप्रेरित होने का मतलब है दोस्तों कुछ करने के लिए या कुछ सीखने के लिए स्वयं से अभिप्रेरित होना, उसके अंदर से इच्छा होना, रुचि होना। जब कोई छात्र अभिप्रेरित होकर किसी कार्य को करेगा तो वो बहुत ही बेहतर ढंग से करेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस कार्य को करेगा। ठीक है, ये होती है अभिप्रेरित होना या अभिप्रेरणा। तो दोस्तों विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रशासनिक, मतलब ऐसा कार्य हो जिसका कोई कारण ही ना हो, कोई अर्थ ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना किसी चुनौती वाला हो, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा अभिप्रेरित होता है जब होता है जब उसको कोई चुनौती मिलती है, उसको किसी चीज़ में आनंद आता है। ठीक है, उसके जीवन से संबंधित हो या बहुत ही अमूर्त हो। दोस्तों बहुत ही अमूर्त हो ये भी नहीं है, लेकिन उसके जीवन से संबंधित हो। अगर कोई भी समस्या ऐसी समस्या एक शिक्षक बच्चे के सामने पेश करेगा जो बच्चे के जीवन से संबंधित होगी, तो छात्र क्या होगा, उसमें सीखने के दौरान अभिप्रेरित होगा, रुचित होगा। ठीक है, उसमें उसकी रुचि जागेगी, उसके प्रति वो स्वयं अभिप्रेरित भी होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाता है, उनके जीवन से संबंधित हो। दोस्तों कभी कभी अभिप्रेरणा से अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अभिप्रेरणा के कौन कौन से तत्व हैं। तो दोस्तों अभिप्रेरणा के 3 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से 3 तत्व माने गए हैं, वे कौन कौन से हैं? वो है आवश्यकता, दूसरा है दोस्तों प्रनोद या चालक, तीसरा है प्रोत्साहन,
ठीक है दोस्तों, ये किसने माने हैं? इसके 3 अभिप्रेरित या 3 का तत्व जो माने हैं, ये माने हैं क्लोर्क हल के, ठीक है ना, क्लार्क हल के द्वारा माने गए हैं। क्लोर्क हल ने अभिप्रेरणा के 3 कारक माने हैं या 3 तत्व माने हैं। वो आवश्यकता, प्रनोद या चालक, प्रोत्साहन। दोस्तों आवश्यकता का मतलब है जब बच्चे को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, जब ही तो बच्चा भागेगा, गतिविधि करेगा उसके प्रति। जैसे यहाँ आवश्यकता है एक भूखे को, भूख लगी है, काहे की भूख लगी हुई है, तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता है दोस्तों? उसको भोजन की आवश्यकता है। जब उसे भूख लगी है, भूख है उसकी, उसे भूख लगी है, तो उसकी आवश्यकता कौन पूरी करेगा? भोजन पूरी करेगा। उसे आवश्यकता किसकी है? भोजन की। तो जब उसको भोजन की आवश्यकता होगी तो चालक या प्रनोद का मतलब होता है भागना या गतिमान बना देना, किसी चीज़ को गतिहीन कर देना, ठीक है ना, गतिमान कर देना किसको? तो अब व्यक्ति क्या होगा? प्रनोद, चालक, भागेगा, भागेगा भोजन के लिए, ढूंढेगा, कुछ काम करेगा, मेहनत करेगा, गतिविधि करेगा, किसके लिए? भोजन के लिए, ठीक है। प्रोत्साहन, यहाँ पर दोस्तों उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। प्रोत्साहन का मतलब है भोजन की प्राप्ति होना। जब उसको भोजन की प्राप्ति हो जाएगी तो वो प्रोत्साहन, संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभिप्रेरणा को क्लार्क हल ने कितने भागों में बांटा है या कितने तत्व दिए हैं? 3 तत्व, आवश्यकता, प्रनोद, प्रोत्साहन। मैस्लो भी हैं दोस्तों, मैस्लो ने भी अभिप्रेरणा को अलग अलग तत्वों में बांटा है। इन्होंने 2 प्रकार में बांटा है, एक जन्मजात प्रेरक और दूसरा है अर्जित प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, अधिगम के अति सामान्यकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये पूछ रहा है अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बच्चा जब भी कोई नया अधिगम सीखेगा या नया ज्ञान सीखेगा तो वो अपने पूर्व ज्ञान से सीखेगा, पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखेगा। और एक शिक्षक को भी बच्चे को जब कोई नया प्रकरण या नया ज्ञान देना हो तो पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान के बारे में जान ले, बच्चा उस बारे में कितना जानता है पहले से, ठीक है। जितना बच्चा जानता है, जहाँ तक जानता है, उससे आगे उस पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चों को नया ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। तो ना कि उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ये कट जाता है। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए दोस्तों, नहीं, ये भी नहीं है। अधिगम के अति सामान्यकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए? नहीं, कम नहीं करना चाहिए। विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, शब्द जाल, कठिन शब्द, शब्दावली, अवधारणा, ये सब नेगेटिव शब्द हैं, ठीक है ना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कठिन शब्द और कठिन शब्दावली और कठिन अवधारणाओं का एनसीएफ 2005 ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, वो इसके हमेशा खिलाफ रहा। तो ये सब नेगेटिव शब्द हैं, ठीक है ना। विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो हमारा यही ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना। दोस्तों पूर्व ज्ञान से जोड़कर तो नया ज्ञान दिया जाता है, ऐसा थोड़ी होगा उसके पुराने पूर्व ज्ञान से जो है मतलब विरोध उत्पन्न होगा, नहीं होगा ना। उसके पूर्व ज्ञान से कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो पढ़ाए गए विषय के से ज्ञान को संबद्ध करना, ये तो पॉजिटिव आंसर है, ठीक है ना। विद्यालय संस्कृति से मुक्तता का भाव, ये हो सकता है, लेकिन अभी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, नहीं, ये भी राइट हमारा पॉजिटिव है। रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय परिविधान, ये भी जो है हमारा राइट है। लेकिन नेगेटिव क्या है? विद्यालय संस्कृति से मुक्तता का भाव, ठीक है। निम्नलिखित में से अधिगम जो बाधा होगी, अधिगम में जो बाधा होगी वो होगी विद्यालय संस्कृति से मुक्तता के भाव में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों
स्कूल संस्कृति स्कूल में हर निर्णय और कार्रवाई को प्रभावित करती है। ध्यान रखना, स्कूल में हर निर्णय कार्रवाई, स्कूल की संस्कृति जो है स्कूल में हर निर्णय और कार्रवाई को प्रभावित करती है। जैसे प्रिंसिपल के नेतृत्व शैली से लेकर शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम सामग्री चुनने और छात्रों के साथ बातचीत करने के तरीके तक को। ठीक है दोस्तों, हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।